बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बेटा डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है अब? नो सर। देख बेटा, हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। स्क्रीन रिप्रेजेंट करें। स्क्रीन नहीं आया? आगे बेटा। बेटा स्क्रीन आ गया क्या? यस यस सर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देख बेटा, रेट ऑफ रिएक्शंस को जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ऐसे याद रखो। कन्वर्टर्स, कन्वर्टर्स, CnCp TRS। क्या बोला बेटा मैंने? CnCp TRS। देखो, C मतलब कंसंट्रेशन, N मतलब नेचर, दिस C मतलब कैटलिस्ट, P मीन्स प्रेशर, T मीन्स टेम्परेचर, R मतलब exposure to radiations, and S means सरफेस एरिया। ठीक बेटा, ये फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का? सर रिएक्शन जब शुरू होगी तब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा रहेगी, फिर उसके बाद रिएक्शन एंड होते होते मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाएगी। बेटा प्रोडक्ट ये नहीं पूछ रहा मैं बस इतना सा पूछ रहा हूँ। इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। समझ गए बेटा? समझ गए क्या? यस सर। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ नेचर? देखो बेटा, नेचर का क्या इफेक्ट होगा बेटा? अलग अलग रिएक्शन के लिए होने के लिए देखो अलग अलग एनर्जी चाहिए होती है। बोलो, फॉर डिफरेंट रिएक्शंस, for different reactions different energy is required। different energy required होगी to break the bonds, and in formation of bonds। बॉन्ड बनेंगे जब एनर्जी जो रिलीज होगी वो भी अलग होगी अलग अलग रिएक्शन के अंदर, और वो भी अलग होगी। यस और नो? देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मैं एक ये बताता हूँ तुम्हारे को। एनओ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो एनओ होता है, दिस एनओ इज हाईली रिएक्टिव। अब इसकी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है उसमें? NO2। ठीक है, एक रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड O2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? CO2। ठीक है बेटा, अब इसमें ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, they react to produce 2 moles of
अमोनिया गैस, ये भी गैस है बेटा। देखो सब में गैसेस हैं, रिएक्टेंट्स गैसियस हैं, तो ये R1 R2 और इसमें रेट हो गया R3, तो R1 R2 एंड R3 रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिफरेंट, सब अलग अलग होंगे। तो बेटा बताओ नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे रेट्स? यस सर। समझ गए बेटा। उसके बाद नेक्स्ट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? कैटलिस्ट अ केमिकल सब्सटेंस। सर रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन। देखो मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ तुम्हारे को। दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट। अब देखो तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल के पास एक माउंटेन है ना? बोलो बेटा, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो तुम? इंटरनेशनल। वहां पे माउंटेन है एक, निकिता? निकिता यस सर। वहां पे माउंटेन है ना एक? यस सर। रियादीप? यस सर। रियादीप इस माउंटेन को, ये है तुम्हारी स्कूल और ये यहाँ पे विलेज है दुगेड़ा। तो तुम्हारे को दुगेड़ा में पहुंचना है इस माउंटेन को क्रॉस करके। तो मैं अगर इस रास्ते में बीच में एक टनल बना दूं माउंटेन के बीच में, ये एक मैंने सुरंग बना दी इसमें, तो बताओ तुम्हारा दुगेड़ा में पहुंचना आसान हो गया मुश्किल हो गया? आसान हो गया। और एक मैं क्या करूं, मेरे को पता लग जाए तुम लोग आ रहे हो, तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे एक वॉल क्रिएट कर दी, दीवार बना दी इसके ऊपर। तो अब तुम देखो दीवार को ऊपर फांद के और फिर आना पड़ेगा बेटा नीचे। तो अब क्या हो गया, मुश्किल हो गया तुम्हारे लिए? तो देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी एक्टिवेशन एनर्जी को, बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? दिस डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा समझ गए रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करेगा? देखो कैसे, मान लो कि तुमने यहाँ पे ये ईथीन गैस है प्लस हाइड्रोजन है, तो एक तो करा रहे हो तुम ये निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और एक एब्सेंस ऑफ निकल। तो हाइड्रोजन तो बेटा दोनों में ही जुड़ सकता है डबल बॉन्ड के अक्रॉस, इसमें भी ये बन गया तुम्हारे पास ईथेन और इसमें भी ईथेन बन गया। तो R1 जो है आपका, R1 विल बी, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, तो R1 विल बी ग्रेटर देन R2। R1 R2 से क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? सर एक बार दोबारा बता दो। बेटा कैटलिस्ट डाल दिया, निकल कैटलिस्ट डाला तुमने, तो निकल कैटलिस्ट क्या करवाएगा? यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा देगा। जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट की जरूरत है तुम्हारे को, और जो कैटलिस्ट की जरूरत है वो कैटलिस्ट अगर तुम्हारे को मिल जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा ना? यस सर। नहीं समझे बात? और एक नेगेटिव कैटलिस्ट, तो वो टनल वाली बात है। टनल वाली बात क्या है कि नेगेटिव कैटलिस्ट अगर हम ऐड करेंगे तो नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए बेटा बात? यस सर। बेटा बोलो कोई डाउट हो तो किसी को कि कैटलिस्ट का क्या रोल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए? सर ये एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा ये मैं डिटेल में बताऊंगा लास्ट में तुम्हारे को, अभी पूछनी है क्या?
देखो अभी थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं तुम्हारे को। ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, दिख रहा है तुम्हारे को? दिख रहा है बेटा? यस सर। देखो यहाँ पे क्या है कि इतनी एनर्जी तो मान लो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास है शुरू में, और ये एक एनर्जी बैरियर हो गया। दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से क्या है, कम है या ज्यादा है? बताओ। ई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स लेस देन है ना बेटा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स से। देखो ये थोड़ा सा नीचे बनाया है मैंने। यस सर। तो कम है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो इस रिएक्शन का नेचर हो गया एक्सोथर्मिक, मतलब हीट रिलीज होगी इस रिएक्शन में। अब देखो इतनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास है, और इतनी एनर्जी, देखो तुम्हारे को ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ क्रॉस करने के लिए मान लो तुम्हारे पास एनर्जी कम है, तो मैं रास्ते में तुम्हारे को ग्लूकोज की ड्रिंक दे दूं तो तुम पहाड़ के ऊपर पहुंचने के काबिल बन जाओगे? बेटा नहीं आई बात समझ में? बेटा तुम्हारे पास इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है कि तुम पहाड़ की टॉप सरफेस के ऊपर पहुंच जाओ, और टॉप सरफेस पे पहुंचना वो है एनर्जी बैरियर। टॉप सरफेस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं हम? एनर्जी बैरियर। तो जो तुम एनर्जी पहाड़ के, जितनी एनर्जी तुम्हारे पास थी वो तो है ही, और कितनी एक्स्ट्रा दे दो तुम, मिनिमम एनर्जी इतनी एक्स्ट्रा दे दो कि तुम्हारी एनर्जी बैरियर के तक पहुंच जाओ तुम, तो उसको बोलेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी। अगर रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा, मेरी बात देवेंदु, पहले तू तेरा जो वॉइस है उसको धीरे कर। अगर लैपटॉप पे क्लास ले रहा है तो उसको वॉल्यूम को कम कर ले। देखो पहले मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन सुनना, कि मिनिमम एनर्जी दैट शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम कितनी कम से कम एनर्जी देते हैं कि उसकी एनर्जी, वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए। तो किसी भी रिएक्शन के होने के लिए उसको एक थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? सम ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी बेटा? बराबर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस ई है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारे को देनी पड़ेगी। ई आर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर जब एनर्जी हो जाएगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, तो वो प्रोडक्ट्स में बदल जाएंगे। समझ गए बेटा बात? डिस्टर्बेंस आ रहा है ना? यस सर। बेटा आवाज आ रही है? अब डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है अभी? बीच में आया था डिस्टरबेंस ना? डिस्टरबेंस कैसे आ रहा है? आवाज आ रही है बेटा? बेटे माइक की तो प्रॉब्लम नहीं है। आवाज आ रही है अब? मेरी ऑडियो क्या बोल रहा है बेटा? ऑडियो अब आ रही है? अब आ रही है बेटा आवाज? तो देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब समझ में आया आपको?
कि कम से कम कितनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास हो जाए टोटल, कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर जाएं और किस में बदल जाएं, वो बेटा ये समझ गए कंसेप्ट इसका, एक्टिवेशन एनर्जी का। कि देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि टोटल कितनी एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास कि वो प्रोडक्ट्स में बदल जाएं, और वो किसके सम के बराबर होगी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपका जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, इस एक्टिवेशन एनर्जी को, ये जो पहाड़ का जो डिस्टेंस है, इसको पॉजिटिव कैटलिस्ट तो देखो ये कर देगा इसको, ये तो हो जाएगी पॉजिटिव कैटलिस्ट, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी रिमेन सेम पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या कर देगा बेटा, इस एनर्जी बैरियर को बढ़ा देगा। बेटा समझ गए बात? तो पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन और नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग डाउन, क्या कम कर रहा है वो, एक्टिवेशन एनर्जी को। और नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग अप एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए बेटा बात? तीन फैक्टर हो गए, सी एंड सी पी। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर इज प्रेशर। बताओ बेटा प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो प्रेशर का बेटा गैसियस रिएक्शन के अंदर इफेक्ट पड़ेगा, सॉलिड और लिक्विड के अंदर क्या होगा, इट अफेक्ट्स ओनली गैसियस रिएक्शन, while सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के केस में, सॉलिड्स और लिक्विड के केस में नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटा। प्रेशर इट अफेक्ट्स द गैसियस रिएक्शन ओनली, while इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड्स के केस में क्या होगा बेटा, नो इफेक्ट। ठीक है, सी एन सी पी टी टेम्परेचर। बताओ बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर का क्या रोल होगा, बेटा बोलो, टेम्परेचर से क्या होगा, देखो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature rate of reaction increases। और देखो क्वांटिटेटिवली ये ऐसे एक्सप्रेस्ड है कि दैट इज with every 10 degree rise, with every 10 degree Celsius rise in temperature rate of reaction doubles। rate of reaction लगभग क्या हो जाएगा बेटा, 10 डिग्री सेल्सियस राइज होगा तो डबल हो जाएगा। समझ गए बात? बोलो ऐसा क्यों होगा, देखो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे बेटा, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर due to increase in temperature effective collisions among reactant molecules, reactant molecules के अंदर effective collisions बढ़ जाएंगे बेटा। ओके, इफेक्टिव कोलिजन्स का मतलब ये होता है कि कोलिजन्स विच आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, सभी कोलिजन्स जो मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में सभी मॉलिक्यूल्स जो टकराएंगे वो प्रोडक्ट्स में नहीं बदलेंगे। समझ गए बात? इफेक्टिव कोलिजन्स आर द कोलिजन्स विच आर विच आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स में बदलते हैं उनको बोलेंगे हम इफेक्टिव कोलिजन्स।
CNCP-TRS, एक्सपोजर टू रेडिएशंस। बेटा टेम्परेचर वाला समझ में आ गया फैक्टर? बेटा समझ में आ गया कि टेम्परेचर वाला? अब देखो एक्सपोजर टू रेडिएशंस, देखो ये एक ऐसी बात है कि रिएक्शंस विच रिक्वायर, जिन रिएक्शन में रेडिएशंस की जरूरत होती है और उनको वो रेडिएशंस मिल जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा? शाबाश, बढ़ जाएगा। रिएक्शंस विच रिक्वायर्स एक्सपोजर टू रेडिएशंस एंड इफ एक्सपोज्ड, अगर एक्सपोज हो जाएंगी देन रेट ऑफ रिएक्शन अगर एक्सपोज हो जाएंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीजेस। देखो फॉर एग्जांपल जैसे ये 11th में पढ़ी होगी तुमने, मीथेन की Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो, तो एक तो डार्क में कराओ तुम अंधेरे में, तो ये बन जाएगा CH3Cl प्लस एक HCl बाहर हो जाएगा, तो इसका रेट तो मान लो R1 है, ठीक है। एक सेम रिएक्टेंट्स हैं और ये H का मतलब क्या होता है? ये क्वांटा की एनर्जी होती है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में करा दो इसकी रिएक्शन, तो सनलाइट की प्रेजेंस में करवाओगे तो क्या बन जाएगा इसमें? वही CH3Cl प्लस HCl, इसका रेट है बेटा R2। अब इस रिएक्शन को एक्सपोजर की जरूरत होती है तो R2 विल बी ग्रेटर देन R1। समझ गए रेडिएशन का इफेक्ट बेटा? उसके बाद नेक्स्ट सेवेंथ कौन सा था बेटा? लास्ट CNCP-TRS, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट इंक्रीजेस देन रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा बेटा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो देखो ऐसे कह सकता हूँ, जैसे एक तो तुम्हारे पास मान लो सॉलिड रिएक्टेंट है और एक पाउडर फॉर्म में, तो सॉलिड और पाउडर फॉर्म में क्या होगा बेटा? मान लो एक तो शाबाश फास्टर हो जाएगी, एक तो रिएक्टेंट्स है सॉलिड फॉर्म में और सेम रिएक्टेंट्स है, ये हो गया केस फर्स्ट। सेकंड, रिएक्टेंट्स इन पाउडर्ड फॉर्म, तो पाउडर्ड फॉर्म में पार्टिकल की साइज होगी छोटी, तो पाउडर्ड फॉर्म में क्या होगा? लार्ज सरफेस एरिया। और यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या हैं? ये दोनों रिएक्टेंट्स आर सेम, सिमिलर रिएक्टेंट्स हैं, तो लार्ज सरफेस एरिया। तो इसके अंदर तो मान लो सॉलिड फॉर्म में रेट R1 है और इसमें रेट R2 है, तो यहाँ पे कह सकते हैं बेटा R2 विल बी ग्रेटर देन R1। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया ये? बेटा लास्ट क्लास के अंदर जो रेट लो और वो लो ऑफ मास एक्शन बता दिया था मैंने, जो गुलबर्ग और वागे ने दिया था, उसमें डिफरेंसेस हो गए थे रेट लो और रेट कांस्टेंट के बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट टर्म आती है अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जो रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर? मैंने ये बताया था, देखो रेट लो और उसके अंदर बताओ दोनों में क्या डिफरेंस बताया था बेटा? रेट लो में मैंने ये कहा था ना कि रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रेट लो के अंदर किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो रेट किसके बराबर होगा? किसी भी रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द concentration of directly proportional to the concentration of reacting species each raised to the power of their coefficients as determined experimentally। बोला था बेटा मैंने ऐसे। देखो मैं दोनों एक्सप्रेशन लिखता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे एक कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन ली हमने A प्लस BB, ये बदल गए प्रोडक्ट्स में, ये वो लास्ट क्लास वाली बात याद दिला रहा हूं मैं।
तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू A रेज टू द पावर A इंटू B रेज टू द पावर B। ये किसके अकॉर्डिंग है बेटा ये बात? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये A और B वो होंगे जो तुम्हारी रिएक्शन के अंदर बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर है वैल्यू जो भी। और रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू A रेज टू द पावर अल्फा और B रेज टू द पावर बीटा। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है बेटा रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि सम ऑफ द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। रेट लॉ क्या होगा बेटा? इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जो भी तुम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखोगे तो उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता लगा सकते हो बेटा? बताओ कैसे पता लगाएंगे बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से नहीं पता लगा सकते बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो। रेट लॉ कैसे डिटरमाइन होता है? दिस इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। बेटा अगर थ्योरेटिकल कोएफिशिएंट से पता लगता तो हम फिर दोनों बातों को सेम ही लिख देते ना, लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ के अंदर। लिख सकते थे नहीं लिख सकते थे? बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो बेटा। बेटा रेट लॉ जो है, रेट लॉ आपका निकलता है एक्सपेरिमेंटल डेटा से। और लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लिखते हैं? वो हम थ्योरेटिकली रिएक्शन को देख के ही लिख देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो सम ऑफ द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। और रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे डिटरमाइन होगी? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगी। तो ये हम नहीं बता सकते ना। मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं लाइन बता रहा हूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपका? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है ये। और किससे डिटरमाइन होगा ये बेटा? हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट कैन बी ओनली डिटरमाइंड फ्रॉम रेट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये, समझ गए बात? मतलब ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो कोएफिशिएंट है उनके बराबर हो भी सकता है और जरूरी नहीं है कि हो बराबर उनके। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी और कैनॉट बी इक्वल टू द कोएफिशिएंट्स ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो कोएफिशिएंट्स है उनके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं है। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? समझ गए? अब देखो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है इसकी वैल्यू तुम्हारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, 1 मतलब कोई भी होल नंबर हो सकता है और ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। 0, 1 और फ्रैक्शनल कुछ भी वैल्यू हो सकती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? जैसे क्या होता है, एक अमोनिया जो है NH3, तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्लेटिनम सरफेस के ऊपर, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसकी, तो ये N2 + 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। अब इससे बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो तुम? हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के ऊपर
देखो अगर तुम उसके अकॉर्डिंग देखोगे, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया तुम्हारा? बताओ बेटा। बेटा स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो देखो इसको ऐसे ही तो लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 2, ऐसे नहीं लिखोगे इसको। ये ऐसे किसके अकॉर्डिंग लिखोगे? दिस इज अकॉर्डिंग टू, नो 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 नो, लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटा रेट लो तो तुम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं। अब देखो जैसे मैंने ये इसको बुक में से पढ़ा है, तो मैंने बुक में से पढ़ा है कि ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज अ एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये बताओ कि ये बात मैं बता रहा हूं तुम्हारे को? ये बात मैं नहीं बता रहा, ये बात कौन बता रहा है? ये बात एक्सपेरिमेंट बता रहा है। मतलब रेट लो से पता लगेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नहीं समझे? इसका रेट लो हम कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर क्या होगी यहाँ पे? 0। नहीं समझे बेटा बात? मतलब ये ऐसे होता है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन एग्जैक्ट रियलिटी में ऐसे होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन 1 प्लस K2 इंटू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन 1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, राइट? ये है इसके अंदर। बेटा समझ गए बात? अब इसमें जो K1 और K2 है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर K1 और K2 अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हो गए इनके अंदर। तो मान लो जब जैसे अमोनिया का जो प्रेशर है, प्रेशर की टर्म्स में लें हम कि अमोनिया का प्रेशर बहुत कम है, व्हेन P ऑफ NH3 वेरी स्मॉल, जब बहुत कम है, या वेरी लो कह सकते हैं। जब प्रेशर बहुत कम है, तो प्रेशर बहुत कम है तो K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं यहाँ से। तो इसको नेग्लिजिबल मानेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया फिर? केस फर्स्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर आ गया अपना K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसकी पावर क्या मान लोगे? 1। तो मतलब रिएक्शन जब लो प्रेशर होगा तो कौन सी ऑर्डर होगी ये रिएक्शन तुम्हारी? कौन सी ऑर्डर होगी बेटा? फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो जब मान लो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, HTP। HTP का मतलब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हाई प्रेशर हो अमोनिया का, तो अमोनिया का प्रेशर हाई होगा, तो यहाँ से K2 इंटू NH3, अब K2 इंटू NH3 को नेग्लिजिबल मान सकते हैं? बोलो बेटा। बेटा K2 इंटू NH3 को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। जब क्या है, प्रेशर हाई है, तो K2 इंटू NH3 कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, हैंस 1 कैन बी नेग्लेक्टेड। 1 बहुत कम हो जाएगा, 1 नेग्लेक्टेड। अब 1 को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसको? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा आपका K1 इंटू NH3 अपॉन K2 इंटू NH3। K1 इंटू NH3 अपॉन K2 इंटू NH3। और K1 देखो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या हो गया? नया कांस्टेंट K, और NH3 से NH3 कट गया, राइट? तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या आ गया तुम्हारा? हाई प्रेशर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन बराबर कांस्टेंट हो गया ना बेटा? तो कांस्टेंट हो गया तो मतलब ये कह सकते हैं कि हाई प्रेशर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ बेटा यहाँ पे मैंने क्या माना, ये जो केस 1 माना है मैंने, देखो केस 1 में क्या माना है कि जो प्रेशर है वो अमोनिया का बहुत कम है। तो बहुत कम प्रेशर है तो बहुत कम को K2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत कम वैल्यू आएगी नहीं आएगी? तो बहुत कम को 1 में ऐड करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 1 ही रहा ना बेटा। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? K1 इंटू अमोनिया। तो लो प्रेशर होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये एक बेटा मैं इतनी बात से बार बार बोल रहा हूँ, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट।
ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ही तो हो गई कि जब प्रेशर लो होगा तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हुई, और जब प्रेशर हाई है तो हमने क्या लिखा था इसको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो हाई प्रेशर है तो K2 इंटू अमोनिया की कंसंट्रेशन को जब हाई से हाई वैल्यू को K2 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू हाई आएगी, हाई आएगी तो इसको 1 के रेस्पेक्ट में 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वैल्यू को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया हमने K1 इंटू NH3 अपॉन K2 इंटू NH3। अब कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, नया कांस्टेंट, NH3 से NH3 कट गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट आ गया ना, मतलब अमोनिया की पावर जीरो होगी तो ये रिएक्शन कौन सी ऑर्डर होगी, जीरो ऑर्डर। तो बताओ कंडीशन चेंज हुई, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज हुई तो इसका ऑर्डर भी बदल गया। तो ऑर्डर बदल गया तो इस बात का कहने का मतलब मेरा ये है कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिसाइड नहीं कर सकते, दैट कैन बी प्रेडिक्टेड ओनली एंड ओनली फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। बेटा आ गई बात समझ में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे हम अपनी मर्जी से किसी भी रिएक्शन के लिए नहीं बता सकते। बोलो क्लियर है या नहीं बात। अब देखो जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है तो मतलब ये केवल और डाटा को जो हम प्रिडिक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट से प्रिडिक्ट करेंगे। जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं हम H2 2 मोल्स ऑफ HI। अब मैंने एक बात लिखी थी ना ऊपर कि वो मतलब मॉलिक्यूल ये रेट लो के अकॉर्डिंग कैन और कैनॉट भी हो भी सकता है बराबर और नहीं भी हो सकता। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये टूट जाता है इनटू H2 प्लस I2। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K इंटू HI की पावर 2। अब बताओ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो लो ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग मैंने ये लिख दिया, ये बात मैंने लिखी है तो इसके हिसाब से कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी, बताओ बेटा कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हुई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी नहीं हुई है बेटा। 2 आ रहा है तो 2 का मतलब क्या हुआ, ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हुई, अरे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी ना ये, नहीं समझे बात। अरे समझ गए क्या। देखो देखो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी तो सेकंड ऑर्डर इसमें दोनों वैल्यू बराबर है ना बेटा, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है तो इसका मतलब रेट लो के अकॉर्डिंग एंड लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग दोनों के अकॉर्डिंग दोनों बराबर है। तो मैंने एक बात बोली थी ना तुम्हारे को, वो बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई गारंटी नहीं है इस बात की, समझ गए बेटा। कोई डाउट है इसमें किसी को। अब देखो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, देखो जैसे ये मीथ एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO, तो एसिटाल्डिहाइड डिकम्पोज हो जाए इनटू मीथेन प्लस H2O के अंदर, तो मैं ऐसे लिख दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका ये है बराबर K इंटू CH3CHO की पावर 3/2 ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 3/2, तो फ्रैक्शनल भी आया नहीं आया, ये है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है अपने पास मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ molecules that are undergoing effective collisions to form products। effective collisions ओके, और क्या बनाए बेटा वो प्रोडक्ट्स बनाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम,
molecularity. ठीक बेटा, it is the number of molecules that are undergoing effective collisions to form products. तो it can be predicted theoretically. It can be predicted theoretically if a reaction is a elementary reaction. अगर reaction क्या है आपकी elementary reaction है. Elementary reaction मतलब which occurs in single step, जो reaction एक ही step में होती है तो वो होगी बेटा उसकी molecularity. जैसे for example H2 plus I2 है. H2 plus I2 they combine to form 2 moles of HI. अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी बेटा? कितनी मोलिकुलरिटी हुई इसकी? देखो एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये तो 2 होगी ना मोलिकुलरिटी. बोलो बेटा, ये 0 हो सकती है मोलिकुलरिटी. देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0 नहीं हो सकते, मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन में हो सकते हैं. इट कैन नॉट बी 0 और फ्रैक्शनल. 0 और फ्रैक्शनल नहीं हो सकते. बाकी कल इसकी मॉलिकुलरिटी के बारे में और रिएक्शंस जो हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो. ओके, थैंक यू बेटा.